हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। ठीक है, या हम कहें मध्य प्रदेश में ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है वो क्या है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। तो देखो, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप ये मानिए कि प्री में, एमपीपीएससी प्री में इस बार भी क्वेश्चन आया था जो 2020 का प्री हुआ था, उसमें भी एक सवाल था इससे। ठीक है, रीवा वाले प्रोजेक्ट से लेके था, सोलर पावर प्लांट से। तो ये जो ऊर्जा संसाधन है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है लगभग हर एग्जाम में। एमपी का जिसमें एमपी जी के आ रहा है उसमें एक क्वेश्चन तो आता ही आता है ऊर्जा वाले, पूरे टोटल ऊर्जा वाले टॉपिक से। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं और करते हैं अपना एक नंबर पक्का। हाँ, एमपी को पढ़ने में जो दिक्कत आती है वो आपको ये आती है कि इसका कहीं ऑफिशियल डेटा कहूँ मैं, या फिर कहूँ कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा दिया गया है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके पास तक एकदम सही डेटा और जो कि ऑफिशियल डेटा है वो मैं आप तक भेज पाऊँ, आपको बता पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहले हम यही समझते हैं कि जो ऊर्जा संसाधन है वो क्या है। देखो, ऊर्जा तो जाहिर सी बात है कि हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो हमारा बेसिक इम्पोर्टेंस है ऊर्जा से वो है कि हम ऊर्जा से क्या करेंगे, बिजली का उत्पादन करेंगे और वो बिजली हमारे काम आएगी। हमारा मेन एम यही है। ठीक है, हमारा मेन एम यही है। बाकी ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है, ये बहुत ही बेवकूफ़ जैसे सवाल हैं, कभी नहीं आते। आपको फिजिक्स का पेपर नहीं देना, फिजिक्स में आता है ऊर्जा क्या है, शक्ति क्या है, ये तो नहीं आएगा। एमपी में ऊर्जा, जो ऊर्जा संसाधन है उसमें ऊर्जा का क्या मतलब है। ठीक है, संसाधन कहाँ से मिल रहा है हमें। तो अगर मैं बात करूँ तो मध्य ऊर्जा जो संसाधन है, या मैं कहूँ जो टोटल, मध्य प्रदेश नहीं, जो टोटल ऊर्जा संसाधन है, हम इन ऊर्जा संसाधनों को कितने हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं। बेसिकली दो हिस्सों में बांट के पढ़ा जा सकता है ना, जिसमें से एक को आप नाम देते हो, एक को आप नाम देते हो परंपरागत। क्या नाम देते हो, परंपरागत। एक को आप नाम देते हो परंपरागत और दूसरे को नाम देते हो गैर परंपरागत। गैर परंपरागत। अब देखो, आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि परंपरागत क्या होगा और गैर परंपरागत क्या होगा। परंपरागत क्या होगा, जो बहुत पहले से, प्राचीन रूप से हम जिसका उपयोग कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, प्राचीन रूप से, मतलब बहुत पहले परंपरा में चला रहा है, कहते हैं ना, ये तो हमारे यहाँ परंपरागत है, ट्रेडिशनल है। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल है वो ये है। ठीक है, तो एक है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। तो परंपरागत का ही जो दूसरा एक और नाम है, परंपरागत का जो एक और नाम है, वो एक और नाम होता है इसका अनवीनीकरण। अनवीकरणीय, अनवीनीकरणीय। ठीक है, और ये है नवीकरणीय, नवीनीकरणीय। तो दो, एक एक नाम और होगा इनके, मतलब इसी को परंपरागत भी कहते हैं, नवीनीकरणीय कहते हैं, सॉरी गैर परंपरागत कहते हैं, नवीनीकरणीय कहते हैं, और परंपरागत को हम क्या कहते हैं, अनवीनीकरणीय कहते हैं। अब अनवीनीकरणीय क्यों कहते हो सर इसको, इसका ऐसा है कि या आपने अगर एक बार ख़त्म कर दी, ठीक है, एक बार ख़त्म कर दी, तो दूसरा मतलब कि उसको फिर से रिन्यू होने में, रिसाइकल होने में बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, आपने कोयला लिया, क्या लिया, कोयला लिया, और उस कोयलों को आपने क्या कर दिया, जला दिया। उस कोयलों को आपने क्या कर दिया, जला दिया। तो जैसे ही वो कोयला जल गया, अब वो आपको तो एनर्जी मिल गई, लेकिन आप सोचो कि वो एनर्जी आपको फिर से मिल जाए, ठीक है, रिन्यू होके आपको फिर से मिल जाए, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। आप जानते हो कि किसी वुडन से, लकड़ी से कोयला बनने में बहुत टाइम लगता है, प्रेशर चाहिए, अर्थ के नीचे जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन नवीनीकरणीय में क्या होता है, इसका जो रिन्यूएबल है साइकिल है, जो रिन्यू होने का साइकिल है, वो बहुत फास्ट है, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे यहाँ बात करते हैं हम सौर ऊर्जा की, किसकी बात करते हैं, सौर ऊर्जा की। आपने सौर ऊर्जा का उपयोग किया, फिर से भेज दिया एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में वो फिर से आ जाएगा, और सौर ऊर्जा तो आपको लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से डिफरेंस। एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हो कि जो ये परंपरागत और नवीनीकरणीय हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण बहुत करती हैं। ये क्या करती हैं, पर्यावरण प्रदूषण करती हैं बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन जो नवीनीकरणीय ऊर्जा वाले हैं या मैं कहूँ गैर परंपरागत वाले हैं, ये क्या करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते। ये क्या है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते। ठीक है, तो ये एक और एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो पर्यावरण को ये परेशान करते हैं या मैं कहूँ पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं परंपरागत वाले, और गैर परंपरागत वाले पर्यावरण को प्रदूषण नहीं पहुंचाते हैं। तो एग्जाम्पल की मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगा कोयला। ठीक है, कोयला मिल जाएगा आपको। कोयला के बाद परमाणु ऊर्जा जो आप बनाओगे वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं, हमारे किस में आते हैं, परंपरागत में आते हैं। ठीक है, कोयला से कर लिया, या जैसे एक आप पेट्रोलियम से करते हो, किससे करते हो, पेट्रोलियम से भी करते हो, तो वो भी इसी में ले सकते हो आप। ठीक है, गैर परंपरागत के मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं तो आप क्या कहोगे, एक तो ऊपर ही लिखा है सौर ऊर्जा, एक तो क्या हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। दूसरा आप कहोगे सर पवन ऊर्जा भी इसी में आएगा, कौन सी, पवन ऊर्जा भी इसी में आएगा। तीसरा अगर आप कहोगे तो बायोमास भी इसी में आएगा, क्या, बायोमास भी इसी में आएगा। तो ये कुछ हैं जो हमारे क्या हैं, बायोगैस हो गई, बायोमास हो गया, ये सब किस में आएंगे, गैर परंपरागत में आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम और आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं। ये हमारा ओवरऑल हमने देख लिया कि ऊर्जा क्या है और ऊर्जा के किस किस टाइप के हैं। दो प्रकार की ऊर्जा संसाधन आप कह सकते हो, एक है परंपरागत, एक है गैर परंपरागत, और ये कहानी है। अब हम अगर मध्य प्रदेश में बात करते हैं, अब हम किसके संदर्भ में बात करेंगे, बेसिकली मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठ के आता है कि सर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बिजली का उत्पादन कब किया गया था। तो कुछ ये फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं, तो याद रखना 1905 में, कब, 1905 में सर्वप्रथम, 1905 में सर्वप्रथम कहाँ पर, ग्वालियर में, कहाँ पर किया गया था, ग्वालियर में। तो ग्वालियर में बिजली का उत्पादन किया गया, और किससे किया गया था, ये टरबाइन के द्वारा किया गया था। ठीक है, स्टीम टरबाइन थी, स्टीम मतलब आप कह सकते हो भाप टरबाइन। ठीक है, टरबाइन को हिंदी में टरबाइन ही कहते हैं, इसको स्टीम टरबाइन कह सकते हो आप। और आप स्टीम टरबाइन ना याद रखो, आप सीधा याद रखो कि ग्वालियर में भाप के द्वारा, भाप से, ठीक है, क्या किया गया था, बिजली का उत्पादन किया गया था। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले बिजली का उत्पादन कहाँ किया गया था, 1905 में ग्वालियर में किया गया था। ये आपको फैक्ट याद होना चाहिए एज इट इज। ठीक है, दूसरी, अब जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1950 में, 47 में आज़ाद हुए। ठीक है, 50 में आप ऐसे याद रख सकते हो, हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में। ठीक है, पूर्ण रूप से। तो जो हमारा 1950 रिपब्लिक डे मनाते हैं ना इसी के उपलक्ष्य में, तो 1950 में क्या हुआ था, हमारे यहाँ ऊर्जा विभाग बनाया गया। क्या बनाया गया, ऊर्जा विभाग बनाया गया। क्या बनाया गया, ऊर्जा विभाग बनाया गया, या ऊर्जा विभाग कह सकते हो, या आप इसको कह सकते हो विद्युत विभाग, विद्युत विभाग। तो ये कौन सा था, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग था, इसको इंग्लिश में आप MPEV कहते हो। ठीक है, ठीक है, MPEV। ठीक है, तो ये क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया गया मध्य प्रदेश का। ठीक है, क्या बनाया गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया गया, ऊर्जा विभाग बनाया गया। कहाँ बनाया गया, ये आपको याद रखना है, ये बनाया गया था जबलपुर में। कहाँ पर बनाया गया, ये जबलपुर में बनाया गया। और जबलपुर में जिस भवन में ये विभाग है उसको क्या कहते हैं, शक्ति भवन कहते हैं। याद रखना इस बात को, क्या कहते हैं, शक्ति भवन कहते हैं। फैक्ट है, कभी कभी पूछ ले जाते हैं तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तो माइंड में सेट हो जाएंगे। तो हमने क्या बात की कि 1905 में सबसे पहले ग्वालियर में भाप से बिजली का उत्पादन हुआ, और 1950 में मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई, या मैं कहूँ विद्युत विभाग की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जबलपुर में है। अब एक बात और याद रखना, आपने पढ़ा होगा ऊर्जा राजधानी, तो याद रखना ऊर्जा राजधानी जबलपुर नहीं है, ऊर्जा राजधानी आपकी क्या है, सिंगरौली, बैडन सिंगरौली। क्यों, क्योंकि वहाँ कोयले की बहुत मोटी परत पाई गई है, आपको याद होगा। ठीक है, अगर बेसिक
पढ़ा होगा, हम खनिज पढ़ेंगे तो बात कर लेंगे उसके बारे में भी। तो ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है? सिंगरौली को कहा जाता है। लेकिन ऊर्जा विभाग कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया है जबलपुर में, शक्ति भवन में। याद हो गया होगा। चलिए, इसके बाद 1950 के बाद क्या हुआ? 1960 में, 1960 में, इसको भी याद रखना है आपको, 1960 में राज्य ग्रामीण विद्युत निगम, गांव वाले रूरल एरिया के लिए राज्य ग्रामीण विद्युत निगम की स्थापना हुई। विद्युत निगम की स्थापना की गई कब? 1960 में की गई है। ठीक है। इसके बाद 1982 में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई। ये फैक्ट हैं, याद रखने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई 1982 में। ठीक है, याद रखना 1982 में। तो ये हो गए कुछ फैक्ट वाली बातें जो याद रखनी चाहिए। बाकी जो फैक्ट वाली बातें वो तो हम अभी देख ही लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ किस पे फोकस करने वाले हैं याद रखना। ठीक है, ऊर्जा के किस पॉइंट पे हम फोकस करेंगे तो देखिए याद रखना। तो सबसे पहले तो हम कोयला से जो मिलता है, हम ताप विद्युत केंद्रों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ताप विद्युत केंद्रों की बात करेंगे। अब जो हमारे जल वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हैं, ठीक है, जल विद्युत केंद्र हैं, तो उनकी हम बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो नदियों के जब हम तुरंत बात पढ़ते हैं तो वहाँ उनकी बात कर ली जाती है, तो हम वहाँ बात कर लेंगे उनकी। ठीक है, बाकी ताप विद्युत केंद्र के बाद फिर हम सौर ऊर्जा की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे? सौर ऊर्जा की बात कर लेंगे। फिर हम पवन ऊर्जा की बात कर लेंगे, जो भी फैक्ट हैं उससे रिलेटेड। और उसके बाद हम बायोगैस की बात कर लेंगे, बायोमास की बात कर लेंगे, और ये टॉपिक हो जाएगा हमारा ख़त्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम किससे? ताप विद्युत केंद्र से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करेंगे ताप विद्युत केंद्र से। ठीक है, ताप विद्युत केंद्र से। तो चलिए बात करते हैं ताप विद्युत केंद्र में। तो सबसे पहली बात तो यह आती है कि सबसे पहले कौन सा ताप विद्युत केंद्र कहाँ बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही निकल के आती है दिमाग में कि, और ये फैक्ट भी है। ठीक है, तो फैक्ट के तरीके से भी याद कर सकते हो। तो आप याद रख सकते हो कि सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा था? तो आपको याद रखना है, ये था चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। कब बनाया गया था ये? 1953 में बनाया गया था ये। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, जो कि 1953 में बनाया गया था। क्लियर है बात? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसके बाद हम बात करें तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो है पहला है, तो थोड़ी और बातें कर लेते हैं इसके बारे में। पहले के साथ साथ ये क्षमता के मामले में सबसे छोटा भी है। सबसे छोटा हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्षमता के मामले में। तो क्षमता के मामले में ये सबसे छोटा भी है, सबसे पहला भी है। तो सबसे पहला चांदनी ताप विद्युत केंद्र 1953 में बनाया गया था। ठीक है, और ये सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र भी है। ठीक है, कभी पूछ ले अगर इसकी कि इसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, कभी पूछ सकता है कि इसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, तो जब ये लगाया गया था तब तो बहुत कम थी। ठीक है, प्रारंभ में मैं दोनों बता देता हूँ, पूछ सकता है क्योंकि पहला है ना, तो पहले से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। तो प्रारंभ में कितना था? 17 मेगावाट था। कितनी ऊर्जा क्षमता थी इसकी प्रारंभ में? 17। और अब मतलब वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है ये 51 मेगावाट। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। सबसे छोटा है ये, और क्षमता इसकी कितनी है? प्रारंभ और क्षमता के मामले में ही सबसे छोटा है। ठीक है, हम सबसे छोटा और बड़ा इसमें जो बात कर रहे हैं वो क्षमता के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं। और प्रारंभ में कितनी क्षमता थी इसकी? 17 मेगावाट थी, और अभी कितनी है? 51 मेगावाट है। अब बात आती है सर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्यों बनाया गया था ये, मतलब जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है इसको क्यों बनाया गया था? तो याद रखना, आपको पता होगा नेपा नगर है। ठीक है, नेपा नगर है, पढ़ा होगा आपने। ये कहाँ है? बुरहानपुर में है। कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। और
नेपा नगर के बुरहानपुर में क्या है, आपको पता है कि अखबार का जो कागजी अखबार होता है, ठीक है, जो अखबार बनाने का कागज होता है उसका कारखाना है, ठीक है, क्या है, या कागजी अखबार का कारखाना है। ठीक है, तो इसको बिजली भी तो चाहिएगी कारखाने को, तो इसकी बिजली आपूर्ति के लिए क्या बनाया गया था, चांदनी ताप विद्युत केंद्र बनाया गया था। और ये भी कहाँ है, ये भी कहाँ है, तो आप कहोगे सर ये भी बुरहानपुर में है। कहाँ है, बुरहानपुर में है। तो क्या क्या फैक्ट हमने पढ़े कि चांदनी ताप विद्युत केंद्र सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है, सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है। वर्तमान में इसकी क्षमता है 51 मेगावाट, लेकिन प्रारंभ में जब इसको स्टार्ट किया गया था तो 17 मेगावाट थी। और इसी ताप विद्युत केंद्र से नेपा नगर में जो कागजी अखबार कारखाना है उसकी क्या की जाती है, बिजली की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, जो कागजी बनाने की मिल है उसको क्या करते हैं, बिजली की आपूर्ति करते हैं, ये भी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, और ये भी कहाँ है, ये भी बुरहानपुर में ही है। क्लियर है बात आपको ये, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, तो ये एक और देख लीजिए। एक बात और इसमें क्या है कि जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है इसको, अब ये ताप विद्युत केंद्र है पहला, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है इसके बारे में कि जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है इसको कोयला कहाँ से आता होगा, क्योंकि ये भी तो कोयले से ही चलेगा। ताप विद्युत केंद्र किससे चलेगा, कोयला जलाओगे, कोयला से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दोगे। ठीक है, तो कोयला जला के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे तो कोयला कहाँ से आएगा, तो उसके पास जो कोयला आता है वो आता है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से। कहाँ से आता है, पाथरखेड़ा, कहाँ से आता है, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से इसको क्या किया जाता है, कोयला दिया जाता है। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र से इतनी सी बातें थी जो हमें याद रखनी है। पहला है इसीलिए ज़्यादा बातें याद रखनी पड़ी, बाकियों में ऐसा नहीं है। बाकियों के तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि नाम पता हो, ठीक है, नाम पता हो उसका, और कहाँ पे है लगभग लगभग ये पता हो, और कुछ स्पेशल बात है तो वो पता हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका चांदनी ताप विद्युत केंद्र के बारे में। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हम दूसरा देखते हैं, वो है अमरकंटक। कौन सा है, अमरकंटक। दूसरा कौन सा है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। अब अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, अगर ये सवाल आता है कहाँ है, तो ये अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर में है। तो ये भी कहाँ होगा, अनूपपुर में होगा। तो चचई नाम का स्थान है, ठीक है, चचई नाम का स्थान है, और ये चचई नाम का स्थान कहाँ है, ये है अनूपपुर में। कहाँ पर है, अनूपपुर में है। तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र भी कहाँ है, अनूपपुर में है। वैसे याद नहीं रखना है, 1965 में ये बनाया गया था। कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, अमरकंटक अनूपपुर में है। अमरकंटक अनूपपुर में है तो आप वैसे ही समझ सकते हो। ठीक है, तो कहाँ पे है ये, अनूपपुर में है। ठीक है, इसके बाद अमरकंटक के बाद हम अगर अगला देखते हैं तो आप आओगे सतपुड़ा। कौन सा है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। अब सवाल आता है सर ये कहाँ है, तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है बैतूल में। कहाँ पर है, बैतूल में। ठीक है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, बैतूल में। ठीक है, तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बैतूल में देखने को मिलेगा। और कब बनाया गया था ये, 1967 में बनाया गया था। ठीक है, ये डेट याद नहीं रखनी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, डेट याद नहीं रखनी है। तो बैतूल में भी कभी कभी पूछ लेता है कि किस स्थान पर है, तो याद रखना सारणी में है ये। ठीक है, सारणी में है, सारणी बैतूल ऐसे, और सारणी बैतूल वैसे ही याद होगा आपको। ठीक है, सारणी फेमस जगह है बैतूल की। ठीक है, तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, अनूपपुर में है। और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, बैतूल में है। इसके बाद हम अगर जाएं तो आपको मिलेगा बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र। मैं सारे इंपॉर्टेंट वाले बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिनके चांस हैं कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र, तो बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र कहाँ होगा, बुंदेलखंड वाले इलाके में होगा। तो ये बुंदेलखंड वाले इलाके में कहाँ है, तो ये आपको मिलेगा छतरपुर में। कहाँ मिलेगा,
छतरपुर में मिलेगा। इसके बाद हम अगले और की बात करें, और कौन से हैं, तो आपको मिलेगा एक संत सिंगाजी। संत सिंगाजी, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। तो संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो आप कहोगे सर ये है खंडवा में। नाम से ही पता चल रहा भाई संत सिंगाजी कहाँ के थे। अब संत सिंगाजी से बहुत सारी चीज़ें, संत सिंगाजी का जो गायन है, ठीक है, वो कहाँ का है, वो भी खंडवा खरगोन का है। इसके बाद संत सिंगाजी मेला कहाँ लगता है, वो भी खंडवा खरगोन में लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको रिलेट करके याद रखनी है। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, खंडवा में है। और खंडवा में एक और ताप विद्युत केंद्र है, मालवा ताप विद्युत केंद्र। याद रखना, मालवा नाम सुन के आपके दिमाग में इंदौर, भोपाल, उज्जैन वाला इलाका आ सकता है, लेकिन वहाँ नहीं है। ये ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, ये भी खंडवा में। तो याद रखना, खंडवा में 2 ताप विद्युत केंद्र है, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र और मालवा ताप विद्युत केंद्र। इसके बाद एक और ताप विद्युत केंद्र है जो इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो, वो है विंध्याचल। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना आप, ठीक है, ये जरूर याद रखना। ये है कहाँ पे, सबसे पहली बात तो ये है सिंगरौली। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। कहाँ है ये, सिंगरौली में है, और सिंगरौली में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई ये आपसे पूछा जा सकता है, तो 1987 में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसकी स्थापना भी याद रख लेना। बाकी का मैंने आपको बोला था किसी का याद नहीं रखना, चांदनी का याद रखना 1953। उसके बाद हो सके तो विंध्याचल का याद रख लेना कि ये कब बना था। देखो कब बना था, ये क्वेश्चन कम आने के चांस इसीलिए होते हैं कि 1987 में यहाँ पहला यूनिट लगा था, और इसमें बहुत सारे यूनिट हैं। अभी विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र में बहुत सारे यूनिट हैं, ठीक है, कुछ 7 और 3 10 या 11 यूनिट हैं इसमें। तो 1987 से लेके लगभग 2015 तक यहाँ बनी है यूनिट है, ठीक है। तो कभी ये नहीं पूछा जा सकता, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको याद रखना। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में हुई थी। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की, वो याद रखना, वो क्या है कि यह है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे छोटा था चांदनी, सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो विंध्याचल है, जो कि कहाँ पर है, जो हमारा सिंगरौली में है। और सबसे छोटा चांदनी है, जो बुरहानपुर में है, ठीक है। और इसमें एक बात और याद रखना, सबसे बड़ा है इसीलिए और बात याद रखना है, इसको रूस की सहायता से खोला गया था। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। इसकी स्थापना किससे हुई थी, रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको और याद रखना है इससे, ठीक है, किससे, रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये विंध्याचल के बारे में हो गया इंपॉर्टेंट बात। यह सबसे बड़ा है तो आपको इसकी यूनिट याद रखना है कि इसकी क्षमता कितनी है। सबसे बड़ा जो हमने बात की थी, ये किस रिस्पेक्ट में बात की थी, क्षमता के रिस्पेक्ट में बात की थी। तो इसकी आपको क्षमता याद रखनी है कि कितनी है, इसकी क्षमता याद रखना है कि कितनी है। तो क्षमता इसकी है 4760 मेगावाट, याद रखना है इसकी क्षमता, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा है इसीलिए इसके पूछने के चांस ज़्यादा हैं, तो याद रख लेना इस बात को। क्लियर है बात। तो चलो हम आगे देखते हैं कौन कौन से हम देख चुके हैं। अमरकंटक, चांदनी देखा, चांदनी के बाद अमरकंटक, सतपुड़ा, बुंदेलखंड, संत सिंगाजी, मालवा, मालवा के बाद हमने विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र देखा। इसके बाद अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो गाडरवाड़ा थर्मल पावर प्लांट। क्या नाम है, गाडरवाड़ा। अब गाडरवाड़ा अगर आपने एमपीजी का पढ़ा है तो गाडरवाड़ा तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपने सुना ना हो। तो गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है, कौन सा, गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है, ये कहाँ है, तो ये है नरसिंहपुर में। कहाँ पर है, नरसिंहपुर में। तो नरसिंहपुर में है गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र। क्लियर है बात, ठीक है। मालवा तो पढ़ ही चुके हैं हम, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट वाले ताप विद्युत केंद्र थे वो लगभग हमारे हो गए। एक और याद रख सकते हो, जो कि याद इसीलिए रख सकते हो क्योंकि अगर वो पूछा गया तो गलत करके आने के चांस ज़्यादा हैं।
वो है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। इसके गलत करने के चांस इसीलिए ज़्यादा हैं, नाम झाबुआ है, क्या है, झाबुआ है, तो आप क्या सोचोगे सर झाबुआ में होगा, लेकिन ये झाबुआ में ना होके सिवनी में है। ठीक है, तो ये याद रखना, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, सिवनी में है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर ये कैसे हो सकता है, तो जिस कंपनी ने इसकी स्थापना की ना सिवनी में, वो कंपनी झाबुआ की थी, तो उसने झाबुआ ताप विद्युत केंद्र के नाम से स्थापना की है। ठीक है, लेकिन है कहाँ पर, ये सिवनी में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हम क्या बात कर सकते हैं, और अगर आपको जैसे बात करनी है तो मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश की हम विद्युत क्षमता की बात करें, किसकी बात करें, हम विद्युत क्षमता की अगर हम बात करते हैं, तो आप पाओगे कि मध्य प्रदेश की विद्युत क्षमता जो 2021 के आंकड़े हैं, ठीक है, वो कितने हैं, तो वो है 21,220, मतलब 21,220 मेगावाट। ये क्या है, ये हमारी क्षमता है, इतना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं बिजली का। तो मध्य प्रदेश की विद्युत क्षमता कितनी है, 21,220 मेगावाट। क्लियर है बात। अब इसमें से भी सबसे ज़्यादा, मतलब इसमें से भी बहुत बहुत अलग चीज़ है ना, तो सबसे ज़्यादा हम बिजली किससे उत्पादन करते हैं, तो वो करते हैं हम ताप, किससे करते हैं, ताप विद्युत केंद्र से करते हैं, थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे तो जल विद्युत केंद्र से करते हैं। ठीक है, जल विद्युत केंद्र जो मैंने आपको बोला कि अभी हम नहीं पढ़ेंगे इसको, जब हम नदियाँ और वो सिंचाई और उसके बाद हम जब बांध आंध पढ़ते हैं तभी इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ताप हो गया, जल हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, वो आता है पवन ऊर्जा से। ठीक है, तो हम किससे तीसरे नंबर पे किससे लेते हैं, मतलब कि किससे विद्युत क्षमता, मतलब जो विद्युत का उत्पादन करते हैं वो किससे लेते हैं, वो पवन से लेते हैं। और चौथे नंबर पे आता है सौर ऊर्जा। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या आता है, सौर ऊर्जा आता है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में किस माध्यम से होता है, तो थर्मल पावर प्लांट से, ताप विद्युत केंद्र से। दूसरे नंबर पे जल विद्युत, तीसरे पे पवन और चौथे पे सौर ऊर्जा। क्लियर है ये बात, चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा ताप विद्युत केंद्र। इसके बाद हम छोटी सी बात कर लेते हैं परमाणु ऊर्जा की। देखो परमाणु ऊर्जा की हम इसीलिए बात कर रहे हैं, ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में इसका वर्चस्व नहीं है परमाणु ऊर्जा का, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्योंकि प्रस्तावित चीज़ें हैं तो हमें देखनी पड़ेंगी। अब बात आता है कि परमाणु ऊर्जा क्या होती है। भैया परमाणु के लिए आपको पता है एक यूरेनियम नाम का, यूरेनियम नाम का तत्व होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी या मैं कहूँ परमाणु ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी से एटम बॉम्ब भी बनता है, लेकिन हम ऊर्जा में उसका उपयोग करना चाहते हैं तो यूरेनियम की सहायता से। तो यूरेनियम की सहायता से होता है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, और यूरेनियम अगर खनिज में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना ये शहडोल में पाया जाता है। जब खनिज पढ़ेंगे तब और बात कर लेंगे, कहाँ पाया जाता है, शहडोल में पाया जाता है। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा के लिए हमें क्या बनाना है, केंद्र बनाना है। तो याद रखना दो केंद्र प्रस्तावित हैं, एक है चुटका, चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र, एक मिनट, चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र। आपसे पूछे कि ये कहाँ है, तो ये है मंडला में, ये कहाँ है, मंडला में। दूसरा है, ये पहला है, दूसरा है भीमपुर, दूसरा कौन सा है, भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, और ये कहाँ है, तो ये है आपका शिवपुरी में। ठीक है, तो भीमपुर कहाँ है, शिवपुरी में है, चुटका कहाँ है, मंडला में है। और याद रखना ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, प्रस्तावित हैं, मतलब बना एक भी नहीं है, अभी प्रस्तावित है। ठीक है, बनेगा तो चुटका कहाँ बनेगा, मंडला में बनेगा, भीमपुर कहाँ बनेगा, शिवपुरी में बनेगा। क्लियर है बात। अगर इनकी क्षमता पूछ ले आपसे कोई, तो चुटका की जो क्षमता है, ठीक है, चुटका परमाणु की जो क्षमता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, अब क्षमता की बात कर रहे हैं, तो याद रखना चुटका वाले की जो क्षमता है
वो 1400 मेगावाट है, और भीमपुर वाले की क्षमता है वो 2800 मेगावाट है। कितना है? 2800 मेगावाट, जस्ट डबल है, ऐसे याद रख सकते हो। तो शिवपुरी में क्या है? जस्ट डबल है। तो कौन कौन से हो गए? 2 हो गए। चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कहाँ है? मंडला में। भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? शिवपुरी में है। क्षमता 1400 मेगावाट और 2800 मेगावाट। चलिए अब हम बात करते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे अब हम? नवीनीकरण की, या मैं कहूँ गैर परंपरागत, या मैं क्या कहूँ? गैर परंपरागत। ठीक है, तो गैर परंपरागत में कौन कौन सी आती है? तो सबसे पहले हम सौर ऊर्जा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सौर ऊर्जा की बात कर लेते हैं। सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले तो याद रखना इसका देश में, ठीक है, सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने में देश में हमारा कौन सा स्थान है? देश में हम 4th रैंक पर है। कौन सी रैंक है हमारी? 4th रैंक है पूरे वर्ल्ड, देश में, वर्ल्ड बोल रहा हूँ, पूरे देश में हमारी कौन सी रैंक है? 4th रैंक है, जो कि हमारा देश में स्थान है। कौन सा है? मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। याद रखोगे इस बात को। अब बात आती है कि सर सबसे पहला, ठीक है, यही कुछ फैक्ट हैं इसमें कि सबसे पहला ऊर्जा संयंत्र कहाँ खोला गया? सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? तो सबसे पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? तो ये याद रखना, ये चालू किया आपका सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, ठीक है, और इंदौर में भी एक गांव में जिसका नाम था कस्तूरबा। तो ये कस्तूरबा गांव का भी नाम याद रखना, कस्तूरबा गांव, जो कि कहाँ है? इंदौर में है। यहाँ सबसे पहला सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया था, स्थापित किया गया था। याद रखोगे इस बात को, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है सौर ऊर्जा में क्या है, कुछ फैक्ट हैं, अच्छे फैक्ट है जहाँ से सवाल आता है, पिछले पीएससी में यहीं से सवाल आया था, ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। इसके बाद आपसे पूछ सकता है पहला, देश का पहला तैरता हुआ, तैरता हुआ आपको पता है कि नेशनल पार्क भी है। तैरता हुआ से वही याद आता है अब तक। तो कोई आपसे कहे कि देश का सबसे देश का इकलौता तैरता हुआ, तो आप क्या लगा देते हो? सर वो तो नेशनल पार्क है, लगाओ नेशनल पार्क, ठीक है। तो एक चीज़ और है, पहला तैरता हुआ, ठीक है, तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट, या मैं कहूँ सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट, या मैं कहूँ सौर ऊर्जा प्लांट या संयंत्र, जो आप कह लो, सौर ऊर्जा प्लांट ये कहाँ पर है? तो आप कहोगे सर ये खंडवा में। कहाँ पर है? खंडवा में है। कहाँ पर? जो इंदिरा गांधी सागर बांध है, ठीक है, या मैं कहूँ इंदिरा सागर बांध है, वहाँ पर। तो ठीक है, कहाँ पर? इंदिरा सागर बांध में। अब ये जब बांध वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा, और पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ है? खंडवा में। क्लियर हो गई बात? चलिए, इसके बाद अगर हम और बात करते हैं, ठीक है, और बात करते हैं, तो जो पिछली बार पीएससी में क्वेश्चन आया है वो देख लीजिए। हाँ, क्या पिछली बार क्या आया था? रीवा वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वो क्या था? प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट। तो प्रदेश का अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कौन सा है, तो आप कहोगे सर रीवा मेगा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना, ऐसा करके नाम है उसका, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना, ठीक है। तो कहाँ है ये है रीवा में। क्लियर है बात? ये कहाँ है? रीवा में है। कब स्टार्ट हुई है? तो ये करंट का भी क्वेश्चन आप कह सकते हो। ये बनी थी 2020 में। कब स्टार्ट हुआ था ये? 2020 में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी है? सबसे बड़ा कह रहे हो तो सर इसकी क्षमता बताओ फिर। तो इसकी क्षमता है 750 मेगावाट। शायद कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था, जो एक्चुअल लाइनिंग थी वो मुझे याद नहीं है, शायद यही था कि मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट की क्षमता का
सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ है, तो आंसर आपको लगाना था रीवा। तो ये आपको याद एक बार सुन रखा होगा तो भी लगा सकते हो, ठीक है, पर सुनना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात और है कि दिल्ली, इससे जो बिजली उत्पादन होगी तो दिल्ली मेट्रो को भी यहाँ से बिजली जाएगी, ठीक है। तो ये आपके भी याद रखना है कि दिल्ली मेट्रो को बिजली कहाँ से प्रदान की जा रही है, मध्य प्रदेश के किस सौर ऊर्जा प्लांट से दी जा रही है, तो आप कहोगे सर रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना से, ठीक है, जो कि कहाँ है, खंडवा में, सॉरी जो कहाँ है, रीवा में है, नाम ही रीवा है तो कहाँ है, रीवा में है, 2020 में जो बनाई गई, ठीक है। इसका 24% हिस्सा किसको चला जाएगा, दिल्ली मेट्रो को चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ से फैक्चुअल डेटा है, ठीक है, कि जो मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति है वो कब आई, तो याद रखना मध्य प्रदेश की नवीन सौर ऊर्जा नीति, नवीन सौर ऊर्जा नीति, तो वो कब आई, तो ये आई 10 जुलाई 2012 को। कब आई, 10 जुलाई 2012 को। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, आई होप सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं, थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं अब, अगला है हमारा टॉपिक पवन ऊर्जा। एक फैक्ट और लिख लेना यहाँ पे, सौर ऊर्जा में ही एक फैक्ट और है, भारत का पहला सोलर पार्क, भारत का पहला सोलर पार्क कहाँ है, तो ये है राजगढ़ में। कहाँ पर है, राजगढ़ में, ठीक है। तो अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की। तो पवन ऊर्जा में अगर हम बात करें तो पवन ऊर्जा में हमारा देश में कौन सी रैंक है, तो मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है, तो मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। पवन ऊर्जा में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है हमारा। इसके बाद अगर आपसे पूछता है, कुछ फैक्ट वाली बातें हैं कि सबसे पहला पवन ऊर्जा का जो संयंत्र है या पवन ऊर्जा की जो परियोजना है, ठीक है, सबसे पहली लिख लो, पहली पवन ऊर्जा परियोजना, सबसे पहली पवन ऊर्जा परियोजना, ठीक है, कहाँ है ये, तो ये लगाई गई थी देवास में। देवास में भी जगह भी पूछ लेता है, जामगोदरानी, तो जगह भी याद रखना, ठीक है। नाम ऐसा है, एक बार पढ़ लोगे तो एग्जाम में आ जाएगा, तो क्लिक कर जाएगा। जामगोदरानी कहाँ है, देवास में। तो यहाँ सबसे पहली पवन ऊर्जा परियोजना स्टार्ट की गई, कहाँ पर, जामगोदरानी देवास में। कब की गई थी, पहली है तो पूछ सकता है, ठीक है। तो कब की गई थी, 1995 में इसको शुरू किया गया था। क्लियर है बात, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। इसके बाद आप कुछ और इम्पोर्टेंट याद रख लो, कुछ और परियोजना है पवन ऊर्जा की ही, ठीक है। तो कौन कौन सी परियोजना है, एक है मामटखेड़ा, ठीक है, कौन सी है, मामटखेड़ा, ठीक है, कौन सी है, मामटखेड़ा। कहाँ पर है ये है रतलाम में। कहाँ पर है, रतलाम में, ठीक है। तो मामटखेड़ा कहाँ है, रतलाम में है, ठीक है, याद रख सकते हो इसको आप। और एक और आप याद रख सकते हो जो कि है बरेछा, ये भी कहाँ है, ये भी रतलाम में, ठीक है। आपसे पूछे कोई कि सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है मध्य प्रदेश की, तो सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ी। मैं हर बार बोल रहा हूँ, यहाँ जो हम बड़ा छोटे की बात करते हैं वो हम किस पे बात करते हैं, क्षमता पर ही बात करते हैं। तो इसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 100 मेगावाट, ठीक है, 100 मेगावाट। कहाँ है, मामटखेड़ा रतलाम में। बरेछा भी कहाँ है, रतलाम में है। एक कुकड़ू करके है, ठीक है, एक कुकड़ू करके है, कुकड़ू। तो कुकड़ू कहाँ है, ये आपको बैतूल में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी आपको, ये आपको बैतूल में देखने को मिलेगी। क्लियर है बात यहाँ तक, आई होप क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। चलिए,
अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ें तो एक आता है बायोमास ऊर्जा। ठीक है, अब अगला जो आता है वो कौन सा है, बायोमास ऊर्जा। बस छोटा सा और बचा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ तक अगर आप आए हो वीडियो में तो थोड़ा सा और देख लीजिए तो ख़त्म ही हो जाएगा फिर। ठीक है, तो बायोमास ऊर्जा क्या है, बायोमास ऊर्जा होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें क्या करते हैं, जो आपका कचरा होता है, कचरा, ठीक है, कचरा क्या है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं आपके, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से, जैसे कचरा हो गया आपका, ठीक है, खेत कट गए तो वो एक धान भूसी भूसा बचता है, ठीक है, ठीक है, धान की जो भूसी बचती है, गन्ने की भूसी बचती है, ठीक है, सरसों में जो नीचे बच जाता है, तो ये जितना भी है कचरा, ठीक है, कचरा कह सकते हो आप, ठीक है, भूसी कह सकते हो आप, भूसी, ठीक है, इससे क्या करते हैं हम, ठीक है, इनसे क्या करते हैं हम बनाते हैं ऊर्जा। ठीक है, हम क्या प्राप्त करते हैं, इससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ठीक है, इनसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बायोमास ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है बात। तो भारत का सबसे पहला, ठीक है, याद रखना, भारत का सबसे पहला, भारत का सबसे पहला बायोमास गांव, ठीक है, बायोमास गांव कहाँ है ये, ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश में सबसे पहले बायोमास संयंत्र भी स्टार्ट किया गया था। ये कौन सा है, कसई करके गांव है, याद रखना गांव का भी नाम, जैसे कस्तूरबा याद रखना था, ऐसे कसई भी याद रखना है, जो कहाँ है, जो कि बैतूल में है। तो भारत का सबसे पहला बायोमास गांव है, बैतूल में है जो, ठीक है। तो अब आपसे कुछ अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे जो धान की भूसी होती है, क्या होती है, जो धान की भूसी होती है, तो धान की भूसी से ऊर्जा प्राप्त करने का संयंत्र कहाँ है, ठीक है, या मैं कहूँ जो गन्ने की भूसी होती है, गन्ने की भूसी होती है, उससे ऊर्जा प्राप्त करने का संयंत्र कहाँ है, या मैं कहूँ जो सरसों का ठंडल होता है, क्या होता है, एक मिनट शायद सॉफ्टवेयर हैंग कर गया है, हाँ चालू हो गया, सरसों का जो ठंडल होता है, सरसों का ठंडल, ठीक है, सरसों का ठंडल, इसकी, इससे ऊर्जा प्राप्त करने का संयंत्र कहाँ है, ठीक है। तो धान की जो धान की भूसी होती है, वहाँ से जो ऊर्जा प्राप्त करने का संयंत्र है वो है जादूखेड़ा, जादूखेड़ा धार में, कहाँ पर है, जादूखेड़ा धार में है उसका संयंत्र, धान से भूसी बनती है। गन्ने से जो भूसी बनती है, तो गन्ना, डबरा में गन्ना बहुत होता है, ग्वालियर के अंदर आता है डबरा, तो इसका संयंत्र भी कहाँ है, ग्वालियर में ही है, ठीक है, और खंडवा में भी देखने को मिल जाएगा आपको, और कहाँ देखने को मिल जाएगा, खंडवा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और सरसों के ठंडल से जो है वो है मुरैना में, कहाँ पर है, मुरैना में है इसका, ठीक है, कहाँ से है, मुरैना में। और कचरे से, जो कचरा बचा आपका, बचा क्या रह गया, कचरा, तो कचरे से जो ऊर्जा प्राप्त करने का है वो कहाँ है, वो भोपाल में है, वो कहाँ है, भोपाल में है। तो बायोमास ऊर्जा भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर आपने यहाँ बायोगैस भी सुना होगा एक, ठीक है, बायोगैस सुना होगा। बायोगैस क्या होता है, बायोगैस पावर प्लांट क्या होते हैं, सुने होंगे बहुत आपने। तो बायोगैस क्या होता है, जो गोबर बचता है हमारा, जो पशुओं का अपशिष्ट पदार्थ है, गोबर है, उससे जो हम बनाते हैं ऊर्जा। पहले बहुत प्रचलन में आया था बायोगैस पावर प्लांट, लेकिन अब उतना प्रचलन में नहीं है। तो बायोगैस जो पावर प्लांट है, वो जो बायोगैस पावर प्लांट है वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं हमारे जो पशुओं का अपशिष्ट पदार्थ है उस। क्लियर है बात। साथ में आपने एक टर्म और सुना होगा, बायोडीजल, एक टर्म और सुना होगा, बायोडीजल, सुन लो शायद पूछ ले कभी, ठीक है। बायोडीजल ये क्या होता है, एक खनिज होता है जिसको कहते हैं जेट्रोफा, ठीक है, जेट्रोफा, जो कि जबलपुर में बहुत पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। जेट्रोफा खनिज तो नहीं कहेंगे उसको, ठीक है, खनिज तो नहीं कह सकते, पर ऐसा समझ सकते हो कि इतना याद रख लो आपकी जेट्रोफा से। तो जेट्रोफा, जो जेट्रोफा से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है,
जेट्रोफा से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं बायोडीजल। ठीक है, जेट्रोफा से बायोडीजल बनेगा, जेट्रोफा से क्या बनेगा, बायोडीजल बनेगा। और इस बायोडीजल का हम क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे हम ऊर्जा को प्राप्त करने में। इसका उपयोग हम किस में करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करने में। क्लियर है बात। ये कहाँ है इसका, ठीक है, जो बायोडीजल है इसका संयंत्र कहाँ है ये याद रख लेना। ठीक है, पावर प्लांट कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये है बांसगढ़ी मंडला में। ठीक है, चांस कम है इसके पूछने के, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा 2 लाइन और पढ़ लो, शायद 2 लाइन से ही क्वेश्चन आ जाए, तो ये पूरा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे, कुछ बातें थी जो हमने जानी किसके बारे में, हमने स्टार्टिंग से पूरा देखा और सारी बातों को हमने बड़े अच्छे से समझा। और आई होप कि आपको ये सारी बातें जो हम पढ़े अभी तक वो सारी समझ आई होंगी। अगर आपको लगता है, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, देखो ऐसा है कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी और आपको लगेगा, ठीक है, कि हाँ सर ये जो वीडियो है इससे मेरे एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हुई है, तो आप वैसे ही इसको लाइक कर दोगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर दोगे, कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ की। बस इतना याद रखना, अगर आपको लगता है कि नॉलेजेबल वीडियो था, इसको तो बस शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, शेयर ज़रूर कर देना, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, बहुत लोगों तक ये पहुंच जाएगा सारा डेटा एक ही वीडियो का। ठीक है, एक ही वीडियो में इतना सारा डेटा, तो कुछ लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, मतलब ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो हम पूरा टॉपिक वाइज एमपीजी के, पूरा टॉपिक वाइज एमपीजी के आप पढ़ सकते हो ऐसे ही डिटेल में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगली लेक्चर में। थैंक यू सो मच।